सभी को नमस्कार। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूजीसी नेट अवलिक जीआरएफ ओल्ड पेपर दिसंबर 2016 के मैं स्वागत करता हूं। यह पेपर यूजीसी नेट सेलेक्ट पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के होने वाले फर्स्ट पेपर के लिए मददगार साबित होगा और यह जो है यूजीसी नेट का दिसंबर 2016 का पेपर है। इसमें जो है 50 क्वेश्चन होंगे। 50 में से 5 क्वेश्चन जो डीआई के हैं उनको नहीं सोल्व किया जाएगा। उसके अलावा 45 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी ऑडियो कैसेट, सी मुद्रित सामग्री, डी पारदर्शिता। तो डी जो है इसमें पारदर्शिता अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्यान विधि तर्क विकसित कर सकती है, बी व्याख्यान पद्धति से ज्ञान का विकास हो सकता है, सी व्याख्यान विधि एक तरह से प्रक्रिया है, डी व्याख्यान पद्धति के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो जो व्याख्यान विधि के बारे में जो अवधारणा है, व्याख्यान विधि तर्क विकसित नहीं कर सकती, यह सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 2 है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, 2 है, बी है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सी है नई जानकारी देना और डी है छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य जो है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता वैधता सुनिश्चित करती है, ये गलत है। बी वैधता विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, ये भी गलत है। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये सही होगा। विश्वसनीयता निष्पक्षता पर निर्भर नहीं करती, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का संकेत देता है? राम को 200 में से 45 अंक मिले, बी मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक मिले, सी श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी मिला। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ये सब मूल्यांकन को ही दर्शाते हैं कि नहीं, मूल्यांकन के बाद ही इस तरह के कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जो जिसने शोध पद्धति का अध्ययन किया हो, बी स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, सी सोच और तर्क करने की क्षमता रखता हो, डी एक मेहनती कार्यकर्ता हो। तो जो अनुसंधान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शोध पद्धति का अध्ययन किया हो, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शोध के उद्देश्य थीसिस के पहले अध्ययन में बताए गए हैं, बी में शोधकर्ता के पास विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए, सी है परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त जो सभी हैं, सभी के सभी तथ्य सही हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शोध का तरीका नहीं है? अवलोकन करना, ऐतिहासिक शोध, सर्वेक्षण करना, दार्शनिक शोध, या ए। तो नहीं, उत्तर इसका ए। अवलोकन यानी कि मूल्यांकन एक शोध का हिस्सा नहीं है, एक या अलग प्रक्रिया होती है, तो इसमें शोध का तरीका अवलोकन नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक अनुसंधान, या उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी जो अनुसंधान के वर्गीकरण हैं, तो इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, शोध का पहला चरण है एक समस्या का चयन करना, बी एक समस्या की खोज करना, सी किसी समस्या का पता लगाना, डी किसी समस्या की पहचान करना। तो डी है इसमें सबसे पहला चरण है किसी भी समस्या की पहचान करना। शोध करने के लिए सबसे पहले आपको कोई समस्या चुननी पड़ेगी, उसकी पहचान करना पड़ेगा।
अब 11 से 15 तक के पैराग्राफ है। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 3 दशकों के दौरान मुंबई फिल्म उद्योग बढ़ने पर विचार करने के बाद मुंबई फिल्म उद्योग भारत और खुद की खोज पर है। 30 करोड़ से अधिक के बजट के साथ 4 जल्द ही प्रमुख निर्देशकों द्वारा रिलीज की जाने वाली फिल्म इस विचार की खोज कर रही हैं कि हम कौन हैं और दूसरे को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। यह एक बुनियादी सवाल है जो ब्लिंग ब्लिंग, ग्लैम्स सम और डिसम डिसम से बचने के लिए किया जाता है। यह भी एक सवाल है कि जो एक दर्शक को बांधता है जब रोशनी बंद हो जाती है और प्रोजेक्टर रोल करता है। एक राष्ट्र के रूप में हम कौन हैं, लोगों के रूप में, सॉरी दोस्तों पहले नेट बंद कर देता हूँ, लोगों के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं। जर्मनी ने इसके लिए एक शब्द गढ़ा है, जेगेटिक्स, जिससे शायद यश चोपड़ा उच्चारण करने की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन 72 साल की उम्र में वह व्यक्ति है जो इसे सर्वश्रेष्ठ रूप से कब्जा कर सकता है। 1991 में लम्हे में प्रवासी भारतीयों को पहली बार पर्दे पर लाने के बाद वह एक नई फिल्म में अपनी जोड़ों की ओर लौट आए। वीर जारा 1986 में स्थापित, जहां पाकिस्तान परंपराओं व प्रेम और उधार करता है। श्वास गई की किस्ना में 1947 में सेट की गई दूसरी अंग्रेजी महिलाएं हैं। वह एक मैम साहब नहीं बल्कि एक महबूबा हैं। केतन मेहता की द राइजिंग में जो है ईस्ट इंडिया अंग्रेज अनगिनत कार्डबोर्ड चरित्रों का दुष्उत्प्रेरण करने वाले नहीं हैं, जो कि क्राउन में क्रांति से लेकर क्रांति तक के स्पेक्ट्रम का सम्मान करता है, लेकिन एक सम्मानजनक मित्र है। कभी 4 फिल्म एक नया नायक और नायिका की शुरुआत कर रही हैं। नया नायक अपने धर्म के प्रति वचनबद्ध और कमज़ोर है, लेकिन असफलताओं से भी नहीं डरता। एक लड़के से कम और एक आदमी से ज़्यादा उनका बड़ा नाम भी है। वीर जारा में वीर प्रताप सिंह और स्वदेश में मोहन भार्गव इस नई नायिका एवं वे नहीं है, लेकिन अक्सर एक पंजाबी परंपराएं कपड़े पहने होते हैं, अक्सर स्टीरियोटाइपिकल बॉडी टाइप के साथ ही गुरविंदर चड्ढा की ब्रांड एंड प्रेजुडिस में है। तो ये तो पैराग्राफ था। पैराग्राफ से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यश चोपड़ा किस शब्द का उच्चारण नहीं कर पाए या नहीं समझ पा रहे हैं? तो पहला है ब्लिंग प्लस ब्लिंग, ब्लिंग ब्लिंग। दूसरा है जेटिस्ट, तो यही शब्द है। तीसरा है मोटेज और डी में है डोरियान, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 12 है 1991 में लम्बे किसने बनाई थी? श्वासगई ने। बी यश चोपड़ा द्वारा, सी आदित्य चोपड़ा और डी शक्ति सामंत। तो यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई है लम्बे 1991 में। प्रश्न नंबर 13 है मनोज कुमार किस फिल्म से जुड़े हैं? क्राउन में गहना, किस्ना, जारा, देश की धरती, तो उसमें डी देश की धरती। प्रश्न नंबर 14 है यश चोपड़ा की नवीनतम फिल्म कौन सी है? देवर, कभी ना कभी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वीर जारा। तो यश चोपड़ा की जो नई फिल्म आ रही है इस पैराग्राफ के अनुसार डी है। प्रश्न नंबर 15 है वीर जारा में नायिका की पोशाक कौन सी है? पारंपरिक गुजराती कपड़े हैं, बी पारंपरिक बंगाली कपड़े हैं, सी पारंपरिक पंजाबी कपड़े हैं, डी पारंपरिक मद्रासी कपड़े हैं। सी पारंपरिक पंजाबी कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों ये जो पैराग्राफ है, हालांकि पैराग्राफ कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन इन पैराग्राफ को करने से आपको लगेगा जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं और कितने मिलते जुलते होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है निम्न में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? प्रोफेसर शर्मा ने क्लासरूम में व्याख्यान दिया, बी क्रॉस रोड पर सिग्नल ग्रीन से ऑरेंज में बदल गया, सी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चा रो रहा था, डी दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा। तो इसमें मौखिक संचार की बात हुई है, तो मौखिक संचार में प्रोफेसर शर्मा ने क्लासरूम में व्याख्यान दिया, मौखिक आएगा। जो क्रॉस रोड पर सिग्नल है ये एक तरह का आपको सिग्नल वाला यानी कि जो डायरेक्शन देता है वो सिग्नल होगा, जो संचार होगा। माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी
मौखिक नहीं है, और दीपक ने छुट्टी के लिए शाब्दिक में आएगा शब्दों का प्रयोग हुआ, तो इसमें ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में 24 घंटे का अंग्रेजी बिजनेस न्यूज़ चैनल कौन सा है? ए जियो न्यूज़, बी NDTV 24/7, सी है CNBC, डी है इंडिया न्यूज़। तो इसका सी होगा CNBC। प्रश्न नंबर 18 है, संचार में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेमा मालिनी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया की अध्यक्ष है। बी यश चोपड़ा भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तीसरा है, शर्मिला टैगोर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष हैं। चौथा है, दिलीप कुमार, राज कपूर और प्रीति जिंटा सभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन से सही हैं, आपको सही ढूंढना है। तो उस समय का ये काफ़ी पुराना है, 2006 का पेपर है, तो उस समय के हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3, उस समय यश चोपड़ा भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष थे और शर्मिला टैगोर जो थी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष थी, राइट होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एन राम, द हिंदू, बरखा दत्त, ये कुछ न्यूज़ चैनल हैं, उनके एंकर के नाम दिए हैं। बरखा दत्त जी न्यूज़, प्रणव राय NDTV 24/7, प्रभु चावला आज तक। तो इसमें जो है बरखा दत्त जी न्यूज़ से नहीं है, तो यही ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 है, क्योंकि आप जानने के योग्य हैं पंच लाइन द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह पंच लाइन किस कंपनी द्वारा प्रयोग की जाती है? क्योंकि आप जानने के योग्य हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, बी द हिंदू के द्वारा, सी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, डी हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। तो क्योंकि आप जानने के योग्य हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का पंच लाइन है, यानी कि उनका है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, संख्या 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18, 54 में क्रम में क्या संख्या आएगी? ए में 26, बी में 24, सी में 36, डी में 32। तो इसमें क्या क्या है? 8 या 24, 12 या 36 और 18 या 54। तो इसमें इस तरह करके क्या है, तो इसका सी आएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, यदि 5 के लिए ए, 6 के लिए बी, 7 के लिए सी, 8 के लिए डी और इतने पर, तो इन निम्नलिखित संख्याओं की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या गया, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ पर क्या 5, ए को 5 मान लिया है, बी को 6 मान लिया है, इस तरह। तो आपको पहले तो अल्फ़ाबेट का क्रम याद होना चाहिए, जिस प्रकार मान लिया H 8 नंबर पर आता है, M जो है 13 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, W 23 नंबर पर आता है, T 20 जो है 20 नंबर पे आता है, X जो है 23 नंबर, X 24 नंबर पे आता है। इस तरह करके नंबर पता होना चाहिए। जब यहाँ पर ए को 6 माना है, तो अब जो है 17 में से मान लिया ए को 5 माना है, आप इस तरह करोगे तो इसमें 5 जोड़ दोगे तो 17 में जो है 17 में से 5 माइनस करोगे तो 13 पे एम आता है, 19 में से 5 14 पे ओ आता है, 20 में से 5 15 पे पी आता है, और 9 में से 5 4 तो डी आएगा, और 8 में से 5 तो 3 आए, ये 4 आए, 8 में से 4 डी आएगा। तो इसका MOPD बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, पहले सेट में अक्षों का निश्चित संबंध है, इस संबंध के आधार पर दूसरे सेट के लिए सही विकल्प चुनें। AST, BRU, NQV और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या किया है, ABRSTU। इसी तरह अगर आप दूसरे में देखोगे तो NOQP, VWOPD, डी की जगह कुछ है, QVW आना चाहिए था, डी ऑप्शन इसका सही। आप एक बार इसको चेक कर लेना। प्रश्न नंबर 24 है, एक निश्चित कोड में पेन को 31, पार को 35 के रूप में लिखा जाता, तो इस कोड में P8 को
क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन में 30, 37, सी 38, डी 39। तो मैंने आपको बताया जो अल्फ़ाबेट है याद होने चाहिए। तो जैसे PAN, P को हम जो है 16 लिखते हैं, A को जो है 1, 17 और N को 14, 31 हो गया। फिर PAR, तो इसमें जो है 16 और 1 17 और RST 18, 17 18 35 हो गया। इसी तरह अगर आप ऐड करेंगे तो P को जो है 16 और 1 17 और T 20 17 और 20 37। इसका 37 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 25, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में हो। यदि उसकी परिधि 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आप इसको जब निकालेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो 12 सेंटीमीटर इसमें ऑप्शन दिए हैं, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सबसे छोटी भुजा जो आएगी इसकी 12 सेंटीमीटर आएगी। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह गैर संवेदी है? वह एक कुंवारा था लेकिन उसने हाल ही में शादी की। बी है, वह कुंवारा है लेकिन उसने हाल ही में शादी की। सी, जब उसने शादी की तो वह कुंवारा नहीं था। डी, जब वह कुंवारा था तब उसकी शादी नहीं हुई। तो वह कुंवारा है लेकिन उसने हाल ही में शादी की, यह जो कथन है पूरी तरह से गैर संवेदी है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परस्पर विरोधाभासी है? सभी पुष्प सुगंधित हैं। दूसरा है अधिकांश पुष्प सुगंधित नहीं है। तीसरा है कोई भी पुष्प सुगंधित नहीं है। चौथा है अधिकांश पुष्प सुगंधित होते हैं। नीचे दिए कोड के अनुसार उत्तर चुनिए। पहला और दूसरा, दूसरे में पहला और तीसरा, तीसरे में दूसरा और चौथा, और तीसरे में जो है तीसरा और चौथा। तो इसमें जो है तीसरा और चौथा, कोई भी पुष्प सुगंधित नहीं है, अधिकांश पुष्प सुगंधित हैं। ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जब आपको इसमें तर्क वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अधीनस्थ, परस्परी, उपरस्पर ये सब समझ में आ जाएगा। एक वीडियो देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो जैसे AOEI होता है तो नीचे वाले जो है अधीनस्थ होते हैं, साइड वाले जो है ऊपर के जो है विरोधी और नीचे वाले उपविरोधी होते हैं, और आमने सामने के जो होते हैं वो अंतर विरोधी होते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक ही बात कहता है? मैं एक शिक्षक हूँ, अरविंद द्वारा कहा गया। दूसरे में मैं एक शिक्षक हूँ, विनोद द्वारा कहा गया। तीसरे में मेरा बेटा शिक्षक है, विनोद के पिता द्वारा कहा गया। चौथे में मेरा भाई एक शिक्षक है, विनोद की बहन ने कहा। पांचवें में मेरा भाई एक शिक्षक है, विनोद की इकलौती बहन ने कहा। छठे में मेरा एकमात्र शत्रु एक शिक्षक है, विनोद के एकमात्र शत्रु द्वारा कहा गया। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुने। तो इसमें कोड दिया है पहला, ए में दूसरा, बी में तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सी में दूसरा और चौथा पांचवा, और डी में पांचवा और छठा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। कहने मतलब एक ही कथन कहते हैं। दूसरा, पहले जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, विनोद द्वारा कहा गया, ये भी एक ही बात है। तीसरा, मेरा बेटा एक शिक्षक है, विनोद के पिता ने कहा, वो भी एक ही बात है। चौथा, मेरे भाई एक शिक्षक है, विनोद की बहन ने कहा, ये भी एक ही बात को दर्शाता है। और लास्ट में मेरा भाई एक शिक्षक है, विनोद के इकलौती बहन ने कहा, यह भी एक ही बात को दर्शाता है। यानी चारों ऑप्शन ये एक ही बात को दर्शाते हैं, यानी एक ही कथन को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देने का सही तरीका है? दूसरी पत्नी के बिना कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। दूसरा है अनिल बाब का दोस्त है, बाब राज का दोस्त है, इसलिए अनिल का राज का दोस्त है। तीसरा है ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसलिए ए सी के बराबर है। चौथा है यदि सभी लोग झूठे हैं तो हम इसे साबित नहीं कर सकते। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीसरा और चौथा
ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसलिए ए सी के बराबर होगा, सही है। यदि सभी लोग झूठे हैं तो हम इसे साबित नहीं कर सकते, यह भी सही होगा। तो इसमें तीसरा और चौथा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा से सत्य माना गया है या कहा गया है? पूर्व में किसी दिन सूर्य उदय नहीं होगा। दूसरा, एक लकड़ी की मेज एक मेज नहीं है। तीसरा, दिल्ली शहर पानी के नीचे डूब जाएगा। चौथा, कारें पानी पर ईंधन के रूप में चलती हैं। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। एक, तीसरा, चौथा हमेशा सत्य नहीं होगा। ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में गड़बड़ हो गया है। तो इसमें जो है पहला, पूर्व में किसी दिन सूर्य उदय नहीं होगा, ये भी असत्य नहीं, असत्य ही होगा। तीसरा, दिल्ली शहर पानी के नीचे डूब जाएगा, ये भी असत्य ही माना जाएगा। और चौथा, कारें पानी पर ईंधन के रूप में चलती हैं, तो ये भी एक सत्य कथन नहीं है। तो इसका ये सही होगा। और सभी इसमें सिर्फ बचा हुआ जो दूसरा कथन है, एक लकड़ी की मेज एक मेज नहीं है, यह सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष के लिए मानव विकास रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि जो प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो किसके द्वारा? ए में दिया है UNDP के द्वारा, बी में WTO के द्वारा, सी में IMF के द्वारा और डी विश्व बैंक के द्वारा। तो यो UNDP के द्वारा हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्रश्न नंबर 36 है, LAN का स्टैंड फॉर यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एंड नेशनल, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लार्ज एरिया नेटवर्क, डी लाइन एरिया नेटवर्क। तो इसका है लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, बी मॉडेम वोल्टेज को स्थित करने में मदद करता है, सी मॉडेम ऑपरेटर सिस्टम है, मॉडेम अनलॉक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और उसके विपरीत परिवर्तन करता है। तो मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट को यूज करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा निम्न में से कौन सी है? कंप्यूटर एक मशीन है जो जानकारी को संसाधित कर सकती है। बी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा को जल्दी और सही तरीके से संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संशोधित कर सकता है। सी है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो केवल मात्रात्मक डेटा को इसके लिए मैं थोड़ा सा वो लगा देता हूँ। सी है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो केवल मात्रात्मक डेटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और जल्दी से संशोधित कर सकता है। डी है कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो केवल गुणात्मक जानकारी को त्वरित और सटीक रूप से संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संशोधित कर सकता है। तो इसमें जो है कंप्यूटर की परिभाषा देखें तो बी है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा को जल्दी और सही तरीके से संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संशोधित कर सकता है। इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा है। प्रश्न नंबर 39, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। लाइन सीखने पर, एडुसेट के प्रयोग के माध्यम से सीखने पर, सी वेब आधारित शिक्षण। तो ये सब कुछ आपका ICT के अंदर आता है, यानी IT के अंदर आता है। तो यह है सभी उपरोक्त, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा ईमेल के URL का प्रयोग प्रारूप है? तो www.mail.com, www@mail.com, www@mail.com। तो इसमें बी जो है www@mail.com सही है, यानी कि यह जो है ईमेल के लिए उपयुक्त होने वाला एक प्रारूप है। प्रश्न नंबर 41 है, ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित
के रूप में महसूस किया गया। यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसका जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव किस पे दिखता है या महसूस होता है। ए, मौसम में परिवर्तन होने पर। बी, द्वीपों का डूबना। सी, वनस्पति का नुकसान होना। और डी जो है पशुओं का विलोपन। तो जहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है सबसे बड़ा परिवर्तन वहाँ मौसम में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि मौसम तुरंत चेंज हो जाता है, वहाँ का तापमान बदल जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, वांछित स्तर से परे समुद्र के पानी में CO2 के अवशोषण और अपघटन के साथ निम्न होगा। ए, तापमान में कमी होगी। बी, लवणता में वृद्धि होगी। सी, फाइनोटोप्लांकटन की वृद्धि होगी। डी, समुद्र तल में वृद्धि होगी। तो इसका सी जो है सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में ईंधन स्रोतों में प्रदूषण का अधिकतम उत्सर्जन किसके कारण होता है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, यानी कि जो हमारे ईंधन के स्रोत हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है। ए, कोयला से। बी, जलाऊ लकड़ी से। सी, जलने से, कहने मतलब जो जलाए नहीं जाते उनसे। या डी, वनस्पति अपशिष्ट उत्पादक से। तो इसमें जो वनस्पति के अपशिष्ट उत्पादक होते हैं, जैसे कि किसान जो है पुआरी जलाते हैं या गन्ने के खेत में जो अपशिष्ट होता है उसको जलाते हैं, उससे सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 45 है, शहरीकरण की प्रक्रिया शहरी केंद्रों में हवा रात के दौरान रहने के लिए है। कहना मतलब शहरीकरण जो शहर है उनमें जो वहाँ की हवा का दाहन कैसा है। ग्रामीण क्षेत्र में इससे कहीं तेज है या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में धीमी है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी ऐसा ही है या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कूल है या ठंडा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इससे कहीं तेज है। प्रश्न नंबर 46 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वह किसकी सिफारिश पर गठित किया गया था। ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की। बी है मुदालियन आयोग की या इसको सेकंड शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। सी है सर्जेंट कमीशन के। डी है काठौरी आयोग के। तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे UGC का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को संस्थापित करने और चलाने के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी पसंद की शिक्षण संस्था चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद उनको अनुमति देता है। ए है अनुच्छेद 19। बी है अनुच्छेद 29। सी है अनुच्छेद 30 और डी है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 30 के अनुसार अपनी पसंद की वह शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इसमें कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए हैं, उसका मिलाप करना है। जैसे सूची ए में संसद, बी में C&AG और सी में जो है वित्त मंत्रालय, डी में व्यय विभाग। कार्य दिए हैं बजट का गठन करना, दूसरे में दिया है बजट का अधिनियम करना, तीसरे में दिए हैं बजट का कार्यान्वयन करना और चौथा दिया है व्यय की वैधता, पांचवा दिया है व्यय का औचित्य। तो इसमें जो है ए का दूसरा, यानी कि जो संसद है उसका काम है बजट का कार्यान्वयन करना, यानी कि बजट को किस प्रकार खर्च करना है, यह संसद का काम है। बी का जो है चौथा है C&AG का काम जो है व्यय की वैधता के जो व्यय किया जा रहा है वह सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया। सी का पहला है वित्त मंत्रालय बजट का गठन करता है और डी का तीसरा यानी वित्त विभाग जो है बजट का कार्यान्वयन का कार्य करता है। तो यह जो है 48 नंबर क्वेश्चन था। और 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। नए भर्ती किए गए IAS प्रोफेशनल्स को फाउंडेशन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ए भारतीय लोक प्रशासन संस्था में, बी भारत का प्रशासन स्टाफ कॉलेज में, सी LBS राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में, डी उन्नत अध्ययन केंद्र में। तो इसका सी सही है, LBS राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है प्रोफेशनल। प्रश्न नंबर 50 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न होने वाली चुनावी विवादों का निपटारा निम्न द्वारा किया जाता है। भारत का चुनाव आयोग द्वारा, बी संसद की संयुक्त समिति द्वारा,
सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी केंद्र चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये जो है 2006 का ओल्ड पेपर था। इसमें 50 क्वेश्चन थे, जिसमें डीआई के 5 क्वेश्चन नहीं, उसके अलावा 45% क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसके संबंधी मैंने एक ई बुक बनाया है जो 2006 से लेकर 2019 तक के जितने भी यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं इस तरह सॉल्व उसी में है सेम, आपको ऑप्शन के साथ मिल जाएंगे। जिसको लेना है वो ले सकता है बहुत कम मूल्य पर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को भी शेयर कर दे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। साथ ही आप मेरी वेबसाइट है ldcnetexam.com, इस पर भी जाके आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको नेट एग्ज़ाम संबंधी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको कुछ ई बुक संबंधी या कुछ पीडीएफ संबंधी कुछ मटेरियल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8825072295 पे भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।